वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आप सभी झारखंड पीजीटी कॉमर्स एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट 9 के, जिसमें हमने लिए हैं इनकम टैक्स के 30 क्वेश्चंस। इस प्रैक्टिस सेट में इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि आपकी सिलेबस का टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं और हेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारी ये प्रैक्टिस सेट जो अभी आपके पास आ रही हैं आपको यूजफुल लग रही हैं तो आप इनको दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमें भी आपके साथ में एक अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं, अब हम झारखंड में काफ़ी लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिग्नेशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज क्रिएटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेट। कर निर्धारण अधिकार का पद निम्नलिखित तिथि से सृजित हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी होगा यहाँ पे, ठीक है, अधिकारी का पद निम्नलिखित तिथि से सृजित हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, ए 1 अप्रैल 1988, बी 1 अप्रैल 1986 और सी 1 अक्टूबर 1988, डी नन ऑफ दिस। तो याद रखिए इसका जो सृजन हुआ है जब से स्टार्टिंग डेट क्या है वो है 1 अप्रैल 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBDT Central Board of Direct Taxes can inform through the following media that such authority will work under control of such authority। कहते हैं प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित माध्यम से सूचित कर सकता है कि कौन पदाधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए किस तरह से वो सूचित करेगा दूसरों को कि कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो ऑप्शन देखिए कि फ़ोन के द्वारा, बी पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा, सी थ्रू नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थ्रू नोटिफिकेशन। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज हैं ये नोटिफिकेशन के द्वारा कौन किसके अंडर में काम करेगा तो ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर निर्धारण अधिकारी होता है असेसिंग ऑफिसर इज, ए असिस्टेंट कमिश्नर होता है, या बी डिप्टी कमिश्नर होता है आयकर निर्धारण, सी इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, या डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो देखिए कर निर्धारण अधिकारी होते हैं ये सभी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज इज, आयकर पदाधिकारियों की अंतिम कड़ी है। ए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बी टैक्स रिकवरी ऑफिसर, सी इनकम टैक्स ऑफिसर, डी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो याद रखिए कि लास्ट चेन की बात करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज में, लास्ट चेन जो होती है वो ऑप्शन ए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है, जिसको ये लास्ट कड़ी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर विभाग का नियंत्रण करता हु कंट्रोल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन देखिए इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड के द्वारा, सी ITO आयकर अधिकारी के द्वारा, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी किसे कौन है। देखिए टॉप अथॉरिटी इज इन इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो ए फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री, बी फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, डी चीफ कमिश्नर। तो इसका राइट आंसर है सी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चर इनकम। तो कहते हैं कि जो चाय की बागान होती है, जो चाय की प्रोडक्शन है, तो उसमें चाय के उत्पादन व विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। तो याद रखिए कृषि आय इसका 60% होता है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जो कि बिजनेस इनकम आप कह सकते हो, ये बिजनेस इनकम इसमें कितना होता है 40% होता है। इसी तरह से अदर चीज़ों के भी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बताए गए, जिनमें कि कॉफ़ी है, रबर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईटी। कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो ऑप्शन देखिए इसमें सेक्शन ए 15 है और बी है सेक्शन 6, सी है सेक्शन 10 धारा 10 और डी सेक्शन 10(1) धारा 10(1). तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी सेक्शन 10(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम। ऑप्शन देखिए ए कैपिटल गेन पूंजी लाभ, बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अन्य साधनों से, सी एग्रीकल्चर इनकम कृषि शीर्षक और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से किसी हेड में भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है। ऑप्शन देखिए ए एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय, बी कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, सी प्रोफेशनल इनकम पेशे से आय, डी बिजनेस इनकम व्यवसायिक आय। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ये, अगर कृषि भूमि, देखिए कृषि भूमि में कृषि कार्य होने चाहिए। कृषि कार्य में जैसे कि खेतों की जुताई बुआई निराई गुड़ाई जिसको बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ लैंड, सीडलिंग, इरिगेशन, ये सारे वर्क होते हैं और उनसे अगर किराया प्राप्त होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 1961 एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंशन्ड। कहते हैं आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन देखिए ए सेक्शन 10 और बी सेक्शन 80, सी सेक्शन 88 और डी नन ऑफ दी। तो देखिए एग्जेम्प्टेड इनकम की बात करेंगे कि टोटल जो एग्जेम्प्टेड इनकम है वो किस सेक्शन में लिखी गई है। इससे पहले पूछा गया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो किस सेक्शन में है, और इसमें क्या पूछा गया है कि जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम वो किस सेक्शन में है। तो मेन सेक्शन की बात करी गई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सेक्शन 10। अभी आपने देखा एग्रीकल्चर इनकम किस में एग्जेम्प्ट, सेक्शन 10(1), उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा कैसा, टैक्सेबल होगा या बी फुली एग्जेम्प्टेड होगा, सी एग्जेम्प्टेड होगा और डी पार्शली एग्जेम्प्टेड होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाई ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए एमपी और एमएलए की जो भी अलाउंसेज इनको मिला जाता है भत्ता, तो वो क्या होता है, ए एग्जेम्प्ट कर मुक्त है, बी टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पज, तो कर के उद्देश्य से कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय, सी टैक्सेबल है कर योग्य, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ये एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव इज एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन। एक शिक्षण संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कि आय को किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त कहा गया है, कर मुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सेक्शन 10 में ये 23C होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, सेक्शन ए का 23C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट। देखिए पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें जो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट के लिए कहा गया कि एक लिमिट है जितना तक एग्जेम्प्ट होता है। तो उसमें आप सिंगल भी कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ठीक उसमें जो इंटरेस्ट की छूट है, एग्जेम्पशन है, वो एक लेवल तक है कि अगर आपका जैसे आपका जितना है और एक दूसरे पर्सन का भी है जो कि ज्वाइंटली एडेड है उसमें, तो जस्ट उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगल सेविंग अकाउंट में कितना एग्जेम्प्ट है, तो ऑप्शन देखिए ए 7,000, बी 8,000, सी 3,500 और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है 3,500। अब देखिए 3,500 जो आंसर है वो सिंगल अकाउंट के लिए, तो जस्ट डबल कितना हो जाएगा 7,000। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता कि डबल के लिए कितना है तो आपका आंसर हो जाता 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन इंडिविजुअल में गेट इनकम, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है
ए इन इंडिया भारत में, बी आउटसाइड इंडिया भारत के बाहर, सी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, डी नो होयर कहीं नहीं। तो देखिए ये कोई भी व्यक्ति है जो भारत में भी आय प्राप्त कर सकता है और भारत के बाहर भी आय कर सकता है, यानी कि इनकम कर सकता है। तो दोनों जगह पे है, इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, भारत में तथा भारत के बाहर, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट। कहते हैं एक भारतीय नागरिक, याद रखिए भारतीय नागरिक की बात करी गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, फॉरेन जाता है, और भारत में अगर निवासी होना उसको, तो क्या हो, कितने दिन उसको कम से कम भारत में रहना चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मली अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होता है और निवासी की बात होती है तो उसके जो नियम कानून हैं, जो रूल्स हैं वो उसमें है कि 182 दिन रहे प्रीवियस ईयर में, या जो है 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहे, और जो है गत वर्ष के पिछले वर्ष में उसके टोटल जो है 4 सालों में 365 दिन हो। ठीक है, तो ये सारे और भी चीज़ें उसमें एडिशनल कंडीशंस भी हैं। लेकिन अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया होता है तो उसमें 60 दिन वाला रूल नहीं चलता है। मेन बात ये समझना है आपको कि जो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो रेजिडेंट होने के लिए उसको 60 डेज में नहीं उसके ऊपर अप्लाई होगा, उसको कम से कम निवासी होने के लिए 182 दिन भारत में रहना होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑल एसएससी, बी रेजिडेंट्स, सी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट असाधारण निवासी, डी नॉन रेजिडेंट एसएससी अनिवासी करदाताओं के लिए। तो भारत में अगर रिसीव्ड हुई हो या रिसीव्ड हुई समझी जाए तो ऐसी इनकम सबके लिए टैक्सेबल होगा, वो किसी भी श्रेणी का करदाता हो। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑल एसएससी सभी करदाताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ऑप्शन देखिए, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 3 विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए इसमें रेजिडेंट में जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये जो 3 श्रेणी हैं वो कौन कौन सी हैं। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट में क्या आएगा देखिए, फर्स्ट देखा जाए अगर तो फर्स्ट आप देखेंगे तो पहला तो ये रेजिडेंट ही होता है, रेजिडेंट, और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। अब ये जो रेजिडेंट है इसमें भी 2 आ जाते हैं, एक तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और दूसरा हो जाता है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इस तरह से ये 3 काउंट किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये 3 काउंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसएससीज इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होती है। ऑप्शन देखिए, ए सैलरीड। याद रखिए सैलरीज हेड में जो भी एम्प्लॉयड सैलरी होगा यानी कि एम्प्लॉय होगा तो उसी को टैक्सेबल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एजेंट है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो याद रखिए कि अगर आपके यानी कि जो भी पर्सन है जो सैलरी दे रहा और जो पा रहा, अगर आप उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल करना चाहते हैं तो एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय देयर मस्ट एग्जिस्ट द रिलेशन बिटवीन देम फॉर एज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सैलरीड एम्प्लॉय बिजनेसमैन हो सकता, मैन्युफैक्चरर, निर्माता, डी एडवोकेट। तो कहते हैं वेतन शीर्षक में कौन होगा, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय ही जो है वेतन शीर्षक में टैक्सेबल होगा और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरियर ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। कहते हैं बकाया सैलरी, जैसे बकाया वेतन हो जाता है तो कर्मचारी का बकाया वेतन होता है क्या, टैक्सेबल होता है, बी एग्जेम्प्ट कर मुक्त होता है, सी पार्सली टैक्सेबल होता है, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टैक्सेबल होता है। बकाया वेतन होता है तो जब कभी मिलेगा तब टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज टैक्स फ्री। एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है। एजुकेशन अलाउंस कितना? ऑप्शन ए फॉर 2 चिल्ड्रेन, फॉर 1 चाइल्ड, फॉर 3 चिल्ड्रेन और डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर 2 चिल्ड्रेन। 2 बच्चों तक शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है। वो भी अगर अमाउंट की बात करें तो 200 रुपया जो है 200 रुपया कर मुक्त होता है। ठीक है, 200 रुपया एक मतलब बच्चे के लिए कर मुक्त होता है और 2 बच्चों 100 रुपया पर बच्चा होता है और 2 बच्चों पर कितना हो जाता है? 200 रुपया हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती का अधिकतम राशि है। अब कहते हैं देखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस जो एग्जेम्प्ट है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, पहले तो ये जान लीजिए। अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की किसी तरह से एग्जाम्पशन नहीं मिलती। अब बात आती है कि अधिकतम कितना मिल सकती है, तो उसमें भी कंडीशंस अप्लाइड हैं। तो उसमें से ये पूछा गया कि अधिकतम, यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतम राशि है। तो देखिए ए 5000, बी 7500, सी 1/5 ऑफ सैलरी, डी नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। जी हाँ, 5000 रुपये का अमाउंट है जो कि मैक्सिमम इंटरटेनमेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट लिमिट। आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को अपने आवास, जिसे कहते हैं कि कोई भी कर्मचारी है तो अपने आवास से और जो एम्प्लॉयर के जहाँ पर काम करना हो तो वहाँ तक जाता, तो उसमें जो आवागमन का जो खर्चा रहता है, मान लीजिए भत्ता मिलता है, तो वो उस भत्ते के बारे में कहा इन्होंने कि आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को अपने आवास से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से आवास जाने आने जाने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता किस सीमा तक कर मुक्त है। तो ऑप्शन देखिए 1600 पर मंथ, बी 800 पर मंथ, सी 6000 पर मंथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड नहीं होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटाइटलमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस रिफर्स टू फॉलोइंग एम्प्लॉय। मनोरंजन भत्ते के लिए छूट का अधिकार निम्नलिखित कर्मचारी संबंधित है। अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, वहीं पे इसका आंसर मिल गया था कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ए एंड बी वो दोनों है या कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर का आधार होता है। तो मकान संपत्ति के अंतर्गत ऑप्शन ए देखिए रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराया, बी एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य, सी स्टैंडर्ड रेंट प्रमापित किराया और डी म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमेशा जो भी जो मकान संपत्ति है में जो शीर्षक में कर लगाने का जो मेन बेस होता है वो एनुअल वैल्यू ही होता है, वार्षिक मूल्य होता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स शैल बी अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। कहते हैं जो मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां आय कर दी, जब नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है तो जो घटाए जाने वाली कटौतियां जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह जो घटाई जाती हैं तो वो किस सेक्शन में घटाई जाती है, निम्नलिखित धारा के अंतर्गत घटाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए ए है सेक्शन 24(1), बी है सेक्शन 23(1), सी है सेक्शन 24 और डी है सेक्शन 23(2). तो इसका राइट ऑप्शन है बी इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 23(1) में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया जाता है एट द रेट ऑफ 30%, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से कर योग्य आय कर की आय की गणना करते समय कितनी प्रमापित कटौती स्वीकृत है। तो ऑप्शन देखिए ए 25% ऑफ एनुअल वैल्यू, बी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, सी 1/5 ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, डी 1/6 ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा बी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ही डिडक्टिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन 31/3/1999 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस यूज फॉर सेल्फ रेजिडेंस। कहते हैं मान लीजिए आपका ये जो मकान बना रहे हैं, बनाया गया मकान वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए है, स्वयं रहने वाले मकान के निर्माण हेतु है, और वो कब है? 31 मार्च 1999। इसमें डेट का बहुत ध्यान रखना है कि अगर 31 मार्च 1999 के पहले लोन लिया गया है और वो लोन किस पर्पज़ से लिया गया हो, मकान को बनाने के लिए लिया गया है, को ऋण पर ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा है। तो कहते हैं जो भी लोन लिया गया है, लोन टेकन है, उस पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है। तो याद रखिए आप कि अगर इस डेट के पहले लिया गया है 31 मार्च 1999 तक या इसके पहले लिया गया है तो जो छूट मिलेगी इंटरेस्ट की वो होती है 30,000 रुपये। लेकिन अगर इसके बाद लिया गया है तो छूट कहाँ तक मिल सकती है? 2 लाख रुपए तक। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 31 मार्च को अगर लोन लिया गया तो छूट क्या मिलेगी, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर 30,000। याद रखिए अगर यही पूछा जाता कि सन 2001 में या उसके बाद कोई भी ईयर हो जाता, 2022 में होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? बी राइट आंसर हो जाता। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनरियलाइज रेंट, कहते हैं ना वसूल हुए किराए की रकम, रिसीव्ड इन फ्यूचर, भविष्य में अगर रिसीव्ड होती है तो फिर क्या कहते हैं? भविष्य में प्राप्त होने पर कर योग्य करेंगे। तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना वसूल हुए किराए की रकम भविष्य में प्राप्त होने पर कर योग्य करेंगे। तो कैसे कर योग्य करेंगे? क्या पूरा अमाउंट कर देंगे, या पूरे अमाउंट से 30% घटाएंगे, या टैक्स ही नहीं लगाएंगे, या डी कहते हैं इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो याद रखिए आप जो भी अमाउंट होगा उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला पहले लेस करेंगे, उसके बाद ही टैक्सेबल होगा। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि होल अमाउंट माइनस 30% करेंगे। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 30। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ज़रूरत है, और भी प्रैक्टिस सेट आप पाना चाहते तो हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। पंकज कॉमर्स क्लासेस का ऐप है, और आप इन वीडियोज को शेयर करिए। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे जो नंबर चल रहे होते हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.